ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਮਨਚਰਿਆ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 3। ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पानी पीना, ब्रश करना, मल त्याग करना, इशनान करना, ऑयलिंग करनी, ये सारा जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ है, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ है, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ है ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ। डॉक्टर सजला, आपका न्यूज एशिया पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज सुन। जी जी। प्रशांत जी, आपका भी न्यूज एशिया पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। और आज तो आप बिल्कुल जम रहे हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हाँ। अच्छा डॉक्टर सजला, आपसे शुरू करूंगा। आहार, सुबह का पहला आहार, सुबह का पहला आहार कब, कैसे, कितना और मतलब कैसा होना चाहिए? इसमें है सवेरे का पहला आहार आपको तब लेना है जब आपका रात्रि का आहार पूरी तरीके से पचा होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मतलब जैसे दिनचर्या रात्रिचर्या से ही शुरू होती है, वैसे सवेरे का आहार आपका रात्रि आहार पे डिपेंड है। अगर सवेरे उठने के बाद जब तक आपको भूख नहीं लगे तब तक आपको कुछ खाना नहीं है। अगर रात का भोजन आपने जल्दी लिया है, सूर्यास्त तक ले लिया है, तो सवेरे आपको भूख लग जाएगी। पर अगर आपने लेट भोजन किया है तो सवेरे आपको जल्दी भूख लगेगी नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर रात को हेवी खाना खाया है तो भी आपको सवेरे थोड़ा हेवीनेस फील होगा। अगर इस प्रकार का हेवीनेस फील हो रहा है तो सबसे पहले गर्म पानी पी ले। दूसरी बात, बहुत अगर उससे भी ज्यादा हेवीनेस है तो उस कैटेगरी में आप आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, 1 गिलास पानी में बॉईल करके आधा गिलास कर सकते हैं और उसको पी सकते हैं। ये अजवाइन जीरे का टी है, तो वो जो गौरवता है, मतलब शरीर में जो गुरुता है, तो हेवीनेस है, वो कम हो जाएगा। उसके बाद आपको भूख लगेगी। ये पॉइंट। अभी बाकी नेचुरली जब हमें भूख लग जाती है तो सवेरे का डाइट जो होता है वो भरपेट करने के लिए कहा गया है। अच्छा एक बात है, मैं आपको रोकूंगा। मुझे ये जब तक मुझे ये समझ आया कि तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक आपका पेट नहीं मांग रहा, भूख नहीं लगी। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इसलिए मैंने पहले लाइन यही बताई, जब तक भूख न लगे तब तक आपको खाना नहीं है। रात्रि का खाना जब तक आपको लग रहा है हेवीनेस है मेरे पेट में, तब तक आपको खाना नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चे के लिए बोलते हैं, जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं है, माँ को पता नहीं चलता इसको भूख लगी है कि नहीं, वो तब तक दूध की बोतल लेके या खाना लेके उसके पास जाती नहीं है। तो वैसे ही जब तक आपका पेट आपको संकेत ना भेजे कि बाबा मुझे भूख लगी है, तब तक उसको कुछ मत खिलाओ। और अगर आप प्रॉपरली दिनचर्या का पालन करते हो तो घड़ी के हिसाब से आपको भूख लगना चालू हो जाएगी। देखिए, ये 2 क्लॉक होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। कई लोग फिजियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से खाना खाते हैं कि 2 बज गई है मतलब खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। और एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है जो आपका पेट आपको बोलता है। ये फिजियोलॉजिकल क्लॉक और बायोलॉजिकल क्लॉक का भी बहुत एक अच्छा गहरा कनेक्शन है। इस पे रिसर्च हुई है। उन्होंने ये रिसर्च करी थी कि एक कुत्ता है, तो एक बेल बजाते थे वो लोग, एक बेल बजाते थे, तो और फिर उसके बाद खाना आ जाता था। तो ऐसा उन्होंने जब 7-8 दिन कर दिया तो उसके बाद जब भी सिंपल बेल भी बजाई जाती थी तो कुत्ते का सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। इसका मतलब हम जो चीज सुनते हैं उसका एक रिलेशन ब्रेन में डेवलप हो जाता है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये एक सर्केडियम रिदम का पार्ट है? खाना भी जो है जब क्योंकि सर्केडियम रिदम जो है वो अगर रात को हमने सोच के सोए कि सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे 5 बजने में 5 मिनट पे हमें जाग खुल जाएगी। जिस टाइम पे हमें शौच जाना है उस टाइम पे हमें शौच जाना है, जिस टाइम पे हमें भूख लगनी है उस टाइम पे ही हमें भूख लगनी है। तो क्या ये सर्केडियम रिदम का पार्ट है? हाँ, ये भूख हमें तभी ही लगनी है, ये भी वैसे ही बात है। लेकिन जब आपका प्रकृति अंदर से डिसीज के कारण जब डिस्टर्ब हो जाती है तब वो साइकिल टूट जाता है। और
फिर अगर जब आप एक्सरसाइज मतलब रेगुलरली व्यायाम करेंगे, दिनचर्या में आएंगे, वैसे आपका रूटीन जो है वो प्रॉपर होने लगेगा। अभी आ जाते हैं अपने मेन बात बात पे। तो जी, सवेरे उठ के खाना जो आपको खाना है वो आप भरपेट खाना ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आयुर्वेदा में क्या करा है, राशि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार उन्होंने अलग अलग चीजें बताई गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर समझो कोई व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, व्यक्ति बहुत तगड़ा है, मोटा है, या अगर आप उसको और पकड़ोगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला व्यक्ति है, ठीक है, मतलब लोगों को समझने के लिए मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। इसका अदरवाइज थायराइड कम होता है, आयुर्वेद में हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे कुछ वर्ड नहीं है। इसका थायराइड कम होता है, यानी इसको यस, बोलते हैं थायराइड। मेटाबॉलिज्म जो रहेगा तब उसका कम मेटाबॉलिज्म रहेगा। तो जी, जब ऐसा रहता है तो उस व्यक्तियों में 2 टाइम्स मील कर लेना ये अच्छी बात है। 2 बार खाना खाएंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है और जिसका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा खासा है, कई लोगों का बीएमआर रेट जो रहता है वो हाई रहता है, मेटाबॉलिज्म का रेट, तो उनको भूख लगती है बार बार। और ऐसा व्यक्ति अगर नहीं खाएगा तो उसको परेशानी हो जाती है, उसको फिर एसिडिटी डेवलप होना चालू हो जाता है। जी, जी, एसिडिटी पर भी हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि एसिडिटी 2 टाइप्स की होती है, बट उसको बाद में हम हाथ लगाएंगे। तो जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है वो 2 बार खाना खाएगा, सवेरे 1 बार और शाम को 1 बार। और इसके बीच में अगर उसको भूख लगती है तो वो हल्की चीजें खाएगा। हल्की चीजों का यहाँ पे मतलब है, जैसे धान का लावा है, ज्वार का पॉपकॉर्न है, राजगिरा है, तो ये चीजें हल्की होती है। वो आपको फीलिंग इफेक्ट जरूर देती है, लेकिन आपकी बॉडी की कैलोरीज को बहुत ज्यादा गेन नहीं करवाती है, फैट को बढ़ाती नहीं है। तो वो वाली चीजें आप खा सकते हैं। अभी मॉर्निंग का आपका भोजन हो गया। मॉर्निंग के भोजन में जिनको 2 टाइम्स मील लेना है वो अपने भोजन में फ्रूट्स भी रख सकते हैं, फ्रूट्स के साथ साथ सलाद रख सकते हैं, सलाद के साथ साथ जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है, ये सारी चीजें वो खा सकते हैं। सिर्फ हम इनको इनके लिए जो मोटे रहते हैं उनके लिए कहते हैं कि चावल जो है विदाउट पॉलिश वाला चावल लेना है आपको। दूसरी बात, वो चावल को भून के प्रयोग करना है। जैसे देखो हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तो राइस को भूनते हैं ना पहले अच्छे से, फिर उसमें पानी डालते हैं। अभी आजकल लोग कैसे बनाते हैं कि कुकर में चावल लगा देते हैं फटाक से, तो जल्दी होना चाहिए, टाइम कम है इसीलिए। बट वैसे वाला चावल में क्या होता है, जब चावल कुकर में जब पकाया जाता है तो वो हेवी हो जाता है डाइजेशन में। इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि चावल जब भी आप पकाते हो तब उसमें नमक नहीं डालना है। बहुत सारे लोग चावल में नमक डालते हैं। जी, नमक नहीं डालने का कारण ये है, जहां पे भी शरीर में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नमक जाएगा तो बॉडी में सिक्रेशन होने लगते हैं, पानी निकलना शुरू होता है वहाँ से, पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन। हाँ, इसीलिए आयुर्वेद का कहना है कि चावल जब आप पकाते हो तो आप तब आपको उसमें नमक नहीं डालना है। और चावल जब भी खाना है तो पतीली में बनाना है चावल, पानी उसका निकाल देना है ओपन और इस ओपन प्रकार का ओपन चावल, ओपन पतीली में बनाना यस, ओपन पतीली में आपको चावल बनाना है। अभी आप कहेंगे हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है तो हम क्या करें, तो उसके लिए भी दूसरी बात है। उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, जब चावल आप कुकर में बनाना ही चाहेंगे तो चावल को थोड़ा सा भून ले, फिर उसमें पानी डालें। उसमें आप कभी अदरक के चिप्स डाल सकते हैं, कभी जीरा, कभी अजवाइन, कभी सौंठ का पाउडर, ऐसी आप चीजें डाल सकते हो। अभी इससे क्या होगा, ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो अग्नि तत्व प्रधान है। हमेशा कोई भी चीज समझने के लिए आप पंच महाभूतों का कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे। हमारा शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है, जो हम खाना खाते हैं वो भी पंच महाभूतों का बना हुआ है। और पंच महाभूतों का कैलकुलेशन हमेशा 100% ही आना है। एक अगर बढ़ जाएगा तो एक घट जाएगा। चावल जब पकाया जाता है तब अगर उसमें पानी की क्वांटिटी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रह जाती है तो उसमें अग्नि तत्व कम हो जाता है और पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो कफ तत्व जो है वो उसमें बढ़ा रहता है। इसीलिए जो लोग मोटे हैं उनके लिए कहा जाता है कि चावल खाए तो भून के खाए, कुकर में बनाए तो अदरक, जीरा या अजवाइन या काली मिर्ची या सौंठ पाउडर, जो गरम चीजें हैं वो डाल के चावल बनाए तो चलेगा। अभी अच्छा, दालों मुझे में, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे रोक हाँ दूं, जी, क्योंकि दर्शकों की तरफ से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है हाँ कि जी, आपने बोला कि अग्नि तत्व, कफ, ऐसी बातें कुछ बताई। हाँ जी, तो
अब जिन लोगों के अंदर जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, हम्म, उनको कफ की समस्या है। अगर उनको हम लिक्विड चीजें ज्यादा देंगे या वो चीजें ज्यादा देंगे जिनसे कफ बनता है, तो वो कफ ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये जिनको जिनको कफ की समस्या है, उनको अग्नि तत्व वाली चीजें ज्यादा करेंगे तो उनका कफ कम हो जाएगा, जैसे अदरक, जैसे लहसुन, जैसे ऐसी चीजें। सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। आयुर्वेद ने बहुत सिंपल चीजों से पंच महाभूतों में से बताया है। जल तत्व अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो जल को सुखाएगा कौन? अपना लॉजिक यूज करिए। हम्म, पानी जहाँ पे बहुत सारा गिरा है, अभी मुझे पानी को सुखाना है, क्या करेंगे आप बताइए? कौन से तत्वों का इस्तेमाल करेंगे? अग्नि तत्व। और और कोई ऐसी वायु। चीज जो अब्जॉर्ब कर ले, उसको खींच ले। मतलब पृथ्वी। पृथ्वी, बिल्कुल। पृथ्वी। तीसरा वायु। वायु। हवा डालेंगे तो भी पानी सूखेगा, लेकिन तीनों के सूखने में अंतर है। ठीक है। मिट्टी डालेंगे तो पानी जल्दी थोड़ा सा ये हो जाएगा, या सूरज की प्रखरता अगर जितनी ज्यादा है, गर्मी जितनी ज्यादा है, उतना जल्दी होगा। वायु उसके मुकाबले में से थोड़ा सा धीरे धीरे वो काम करेगा। तो यहाँ पे लॉजिक यही है, अगर आपके शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा है, आप बहुत मोटे हैं, तो आप जो भी आहार खाएंगे वो हल्का और सुपाच्य आहार खाएंगे, कफ को बढ़ाने वाला नहीं खाएंगे। अभी कफ किसमें, मतलब वाटर क्वांटिटी जिसमें भी ज्यादा है वो आहार आप कम लेंगे। ये उसका लॉजिक है। यानी यहाँ जो चीजें डिहाइड्रेशन करती हैं, जिनके कफ प्रवृत्ति है, वो चीजें वो ज्यादा खाएं। सही बात है। अग्नि वाली चीजें वो यहाँ ज्यादा। जी यहाँ प्रशांत पे जी। एक सवाल हाँ जी। हाँ, यहाँ पे एक सवाल दीदी से मेरा ये है कि कई लोगों को ऐसा लगता है जो खांसी होती है, कफ सिरप जो बोलते हैं, या जो बलगम आता है उसको भी कई लोग कफ बोलते हैं। तो क्या आयुर्वेद में उसी कफ को कफ बोला गया है या कोई और कफ की बात कर रहे हैं आप? वो भी कफ है। कफ जो है वो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान एक दोष है। ठीक है। कफ का यहाँ पे मतलब रहता है जिसमें स्निग्धता होती है, जिसमें पिछिलता चिपचिपापन होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो भी कफ ही है, नहीं है कि बात नहीं है। बट शरीर में जब सूजन है, मोटापन है, तो उसमें भी कफ की क्वांटिटी एक्स्ट्रा है। कफ का आप सिंपल शब्दों में मतलब समझ सकते हो, पानी। पानी, बिल्कुल। हाँ, मैं यही बोलने वाला था। बहुत कफ अच्छे से मतलब अगर आपको पानी। समझना है पंच महाभूतों में, तो पानी मतलब कफ की क्वांटिटी है वहां पे। थोड़ा पृथ्वी महाभूत भी रहता है, लेकिन पानी की क्वांटिटी वहां पे ज्यादा रहती है। तो ये बात हो गई। जी। उसके बाद आयुर्वेद में बताया है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो अग्नि जो रहनी चाहिए वो दीप्त अवस्था में रहनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। तो इसीलिए खाना खाने में जब बैठेंगे तब पानी नहीं पीना है तुरंत। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसमें ये बताया है, उसमें अदरक, लवण और नींबू रस, ये तीनों चीजें आई हुई हैं। लवण में सेंधा नमक बोला है। सेंधा नमक जो है ये अकेला एक नमक है जो शीत गुणात्मक है, और जो वृक्ष है मतलब वो शुक्र भी वृद्धि कर है, सभी शरीर की धातुओं पे वो काम करता है। बाकी के जो लवण बोले गए हैं नमक, वो शरीर में गर्मी का काम करते हैं। तो इसीलिए सैंधव नमक जो है वो आप 12 महीने खा सकते हैं, आपको उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी अच्छा, आप यहाँ कहीं पे मैं रोकूंगा। नमक की बात, समझेंगे। नमक की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है। नमक जो है, अगर पूरे दिन की बात करें, नमक मीन्स सोडियम। तो सोडियम जो है, मतलब नमक जो है, अगर बॉडी में जाना है तो पूरे दिन में रिक्वायर्ड 5 ग्राम से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जो नमक है। तो मैं एक क्या बात बताऊं, सेंधा नमक भी उतना ही चल जाएगा, या सेंधा नमक थोड़ा बहुत ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा उसमें? एक सिंपल बात है, जब मात्रा की बात आती है, हाँ, मात्रा, तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मात्रा होती है। ठीक है। खाने की भी अपनी मात्रा होती है। आपको कितना खाना है, आयुर्वेद कैलोरीज के हिसाब से नहीं चलता है। आयुर्वेद ग्राम्स के और मिलीलीटर के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है। इस बात का जवाब इस प्रकार से दे सकते हैं, सेंधा नमक जो रहता है उसमें सोडियम की क्वांटिटी वैसे भी कम होती है। कम होती है। नॉर्मल नमक से वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ही डालना पड़ता है। इसीलिए मैंने सेंधा। पूछा, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और उसमें मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। अगर पिंक रॉक सॉल्ट की बात करें, तो जहां तक मुझे मंदबुद्धि ज्ञान है, उस वक्त उसमें 84 मिनरल्स होते हैं, जैसे जो है पिंक तो, रॉक सॉल्ट। तो सेंधा नमक की मात्रा वहां पे ज्यादा जाएगी, उसमें हाँ। कोई क्वेश्चन नहीं है।
लेकिन जब आहार मात्रा की बात आएगी, आप मुझे बोलेंगे, मुझे पूछेंगे कि मुझे कितना कैलोरीज खाना चाहिए, क्योंकि ये हाँ, आपका सवाल आएगा, मुझे पता है, हाँ, क्योंकि आहार का टॉपिक चल रहा है। तो हुँ, आयुर्वेद ने एक सिंपल चीज बताई है इसमें। हुँ, आपका समझो खाना, आप एक दिन इतना खाना खा लीजिए जो यहाँ तक भरेगा, हुँ, बिल्कुल। एक ही बार खाना है। ये कई तो इससे भी बार बार कर लेते हैं, ऊपर आने इतना लगता खाना है। खा लीजिए, इधर खाने का यहाँ का ये मतलब है भरपेट खाना खा लीजिए, हाँ, ठीक हाँ। है, एक दिन खाना है। तो आपको पता चलेगा कि इतना खाना मतलब मेरा 5 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, ये मेरा खाना है, 2 कटोरी सब्जी, ये मेरा रेगुलर खाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जितना आपका खाना मेजरमेंट में आ जाएगा, उससे आपको 1/3 पोर्शन कम खाना खाना है हमेशा। मतलब अगर मेरी 5 रोटी की भूख है, तो आप पकड़ के चलो मुझे 3.5 या 4 रोटी खानी है हमेशा। यानी ये भूख रख के सबसे खाना। आयुर्वेद के हिसाब से कैलोरीज का गणित है, मात्रा। तो ये अच्छा, हर एक मात्रा नमक नहीं की होती। बात अभी चल रही है। नमक मेरे दिमाग में थोड़ा-सा ज़्यादा घुसा हुआ है, क्योंकि नमक बताइए। ऐसी चीज़ है कि नमक किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है। नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा, बीपी भी बढ़ा देता है। नमक अगर कम हो जाए, तो भी बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, बीपी डाउन हो जाता है और समस्याएँ बढ़। तो अगर मेरी समझ में अगर हम सेंधा नमक खाते हैं, सेंधा नमक में सोडियम नहीं है, ठीक है? सोडियम बहुत कम है, मतलब नहीं भी है लेकिन कम है। तो क्या मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कुछ जगह पर, तो सेंधा नमक अगर हम गर्म पानी से साथ लेते हैं, पिंक रॉक सॉल्ट खासकर, तो उसमें वो बीपी कम करता है। वो बीपी कम करने की क्षमता रहती है उसमें, क्योंकि वो बीपी बढ़ा रहा है सोडियम, दूसरा व्हाइट नमक, ये बीपी कम कर रहा है। तो इससे जो शरीर के अंदर गाँठें बन रही हैं, वो भी कम करने की एक क्षमता रखता है। कुछ ऐसा है इसमें? मैं बताती हूँ, लवण रस जो बताया गया है, हुँ, लवण रस, लवण का मतलब है यहाँ पे खारापन देने वाली जो भी चीजें बताई गई हैं। बिल्कुल। खारापन का काम रहता है चीजों को तोड़ना, हुँ, चीजों को तोड़ने का काम खारापन करता है। इसीलिए आयुर्वेदिक के बहुत सारे मेडिसिन में क्षार करके यूज किए जाते हैं, हुँ, यवक क्षार, पलाश क्षार, क्षार यूज करते हैं। उसका काम ही रहता है तोड़ने का। जहाँ पे पथरी बनी है, जहाँ पे कफ बना है, वहां पे हुँ, तोड़ने का काम सेंधा नमक का रहता है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो नमक का वो काम है। और आपने जो बताया, बीपी हो व्यक्ति को या डायबिटीज हो, ये किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए सेंधा नमक ये हानिकारक नहीं है, यूजफुल है। आप आराम से आंखें बंद करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी रही किडनी के बात, ठीक हुँ, है। ये तो फिर व्याधि के अनुसार फिर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन उनके लिए भी आयोडाइज जो सॉल्ट मिलता है मार्केट में, मुझे आज बताइए, पहले बताते थे गोइटर जो हुआ है, थायराइड के प्रॉब्लम्स जो हुई है, वो हाँ, आयोडीन हाँ, के कारण हुई है, झींगा बन जाता है। झींगापन। आज के थोड़ा 20-25 साल, 40 साल पीछे चल जाते हैं हम लोग, तब ये पेशेंट कितने आते थे थायराइड के? आपने सुना था थायराइड की कोई प्रॉब्लम है करके आज तक? वो थायराइड का ग्लैंड ही अपने आप को बड़ा कर लेता था उस वक़्त, तो वो चल जाता था काम। अभी ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। उसका रीजन ये है, अलग बीमारी अभी थायराइड की आपको मिल रही है, उसका कारण हमने नमक चेंज कर दिया है। हमने आयोडीन के नाम पर कुछ अलग नमक खाना चालू करा है। कि नमक का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोई एक फैक्ट्री थी, उसका प्रोडक्शन हुआ था काफी काफी मात्रा में, तब नमक जैसा एक खारापन वाला चीज निकला था। अभी इसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जाए, और ऐसे करके नमक मार्केट में आ गया था। मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। यहाँ पे सिंपल मैसेज यही है हमारा कि आप सेंधा नमक आंख बंद करके इस्तेमाल कर अच्छा, सकते अभी अभी थोड़ा-सा और, सेंधा नमक जो है वो मतलब एक ऐसा नमक है जिसके बारे में बोला जाता है कि इसमें सोडियम की मात्रा कम है। अब हम जो सोडियम की जब हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम का बहुत सारा जो इफ़ेक्ट है वो किडनी के ऊपर है। किडनी जो है वो अगर नमक उसके अंदर ज़्यादा हो गया तो वो किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, वो पानी की मात्रा ज़्यादा और सोजिश ज़्यादा आ जाएगी बॉडी के ऊपर, पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब जितनी मुझे ज्ञान है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कीजिएगा, कि सोडियम अगर बढ़ गया है तो पोटेशियम कम हो जाए, अगर पोटेशियम बढ़ गया है तो सोडियम कम हो जाए। तो क्या अगर बॉडी में सोडियम बढ़ गया, नमक की मात्रा बढ़ गई है, तो पोटेशियम लेना चाहिए ताकि वो बराबर आ जाए? मैं एक बात बताऊं, आयुर्वेद इसमें इस कंसेप्ट में ऐसा चलता है क्या, एक तो सोडियम पोटेशियम ये पैरामीटर्स है आपके, ठीक है।
अगर सोडियम बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप सेंधा नमक ले सकते हो, क्योंकि हाँ, सेंधा नमक वहां पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला। जी, पोटेशियम अगर कम हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप सेंधा नमक यूज कर सकते हो, वहां पे भी वो क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके लिए हमें सोडियम बढ़ा हुआ है तो मैं पोटेशियम वाला सॉल्ट खाऊं, या पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो मैं सोडियम एक्स्ट्रा वाला सॉल्ट खाऊं, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि ये जो लवण भाग जो है सोडियम पोटेशियम, ये सिर्फ सेंधा नमक से ही नहीं मिलता है, मतलब कोई भी नमक से सिर्फ नहीं मिलता है। जो भी हम चीजें खाते हैं, खाना पीना जो भी खाते हैं, उसमें भी तो मिनरल्स है, बिल्कुल उसमें भी लवण भाग है, ये है ही। बिल्कुल। तो उसमें से भी आपको मिलना है। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स है, कुछ फूड के ऐसे अपने कंटेंट्स है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, जिसमें ये पोटेशियम और सोडियम मिलता ही रहता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बोलिए। जी, अभी हम खाने की बात कर रहे थे, कितना जब हम खाना है तो आपने बता दिया कि उतना खाना है जितना 5 रोटी है तो उसकी 3.5 रोटी खाना है, ताकि हम साथ ही चारों। जो है वो बढ़। अब खाने में कौन-सी चीज़ जो है वो खानी है, कौन-सी चीज़ नहीं खानी? क्योंकि आजकल गेहूँ और चावल ऐसा आ रहा है कि जो अभी हमारे खाने लायक बचा ही नहीं है, उससे पॉट बेली नाम का एक जो बुक आपने भी पढ़ी होगी, पॉट बेली उसी की वजह से जो है व्हीट बेली जो है वो उसी पेट जो बड़े पेट हैं वो व्हीट की वजह से हो रहे हैं। चावल से और नुकसान हो रहे हैं क्योंकि सीधा स्टार्च है, स्टार्च जो अंदर जाके सीधा उसमें ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है और शुगर के कारण बन रहा है। तो और उसमें भी जो है वो ग्लूकोज़ की चिपचिपा ग्लूटन की मात्रा ज़्यादा है उसमें गेहूँ में, तो वो भी अंदर जाके जो है आंतड़ियों में चिपक जाता है, वो भी नुकसान कर रहा है। तो क्या ये चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी हमें? आयुर्वेद के हिसाब से अगर बताया जाए तो गेहूं अगर आप खुद पका, मतलब आपका खुद का फार्म हाउस है, गेहूं की क्वालिटी अच्छा है तो आप गेहूं खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं है तो ओके। उसमें भी उन्होंने बताया गया है। आप तो खास पंजाब से ही बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि गेहूं की क्वालिटी कौन सी वाली अच्छी रहती है। वो अगर मिल जाती है तो आप गेहूं आराम से खा सकते हो। आयुर्वेद में गोधूम और जौ, इनको बहुत ऊंचा पलड़ा दिया हुआ है। और उसके साथ चावल आता है शाली षष्ठी चावल। शाली षष्ठी चावल का मतलब है जो 60 दिन में बनता है, और जो लाल चावल होता है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट चावल बोला गया है। आज भी बहुत जगह पे ये रेड राइस मिलता है, ब्राउन राइस के नाम से मिलता है ये। अच्छी क्वालिटी का अगर मिल जाता है आपको विदाउट पॉलिश तो आप इसको खा सकते हो। तो तीसरी बात, बहुत जगह पे चावल की अलग अलग प्रजातियां हैं। हम अलग अलग, जैसे अभी उड़ीसा में आप जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, साउथ के जैसे केरला में, तमिलनाडु में, तो इनकी पुराने जमाने से चली हुई आज भी कुछ चावल की जातियां हैं हमारे पास। तो वो वाला चावल आप जरूर खा सकते हो। लेकिन जैसे बासमती आता है, पॉलिश्ड राइस आता है, तो उसमें आपको कुछ एनर्जी नहीं मिलती है। हुँ, हुँ, और इम्पोर्टेंट बात, चावल, पहले के जमाने में जो चावल पकाया जाता था जिसको ओदन कहा जाता था, हुँ, हुँ, चावल जो पकाया हुआ चावल है उसको ओदन कहा जाता था, और ये ओदन बनता था, आप उसको पतीली में बनाते थे, पानी को निकाल देते थे, तो ये उसकी बनाने की विधि थी। भी हमने क्या करा, उसकी बनाने की विधि को निकाल दिया। हम चाहते हैं हर चीज फास्ट हो। देखो, कोई अगर चीज स्लो पे पक रही है और कोई चीज अगर फास्ट पे पक रही है तो दोनों के स्वाद में अंतर मिलेगा आपको। बिल्कुल अंतर। चूल्हे पे बनी हुई चीज़ जो है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगी और गैस पे बनी हुई चीज़ और कुकर में बनी हुई चीज़ जो है वो स्वाद तो क्या उसमें सिर्फ पेट भरने वाली बात होगी, नुकसान करेगी। यस, तो वो हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम सोचते हैं हम गैस बचाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं, हुँ, बराबर है, लेकिन कुकर से जो शरीर को नुकसान होता है, फिर शरीर के लिए और खर्चा कर देते हैं। मतलब साइकिल वही है, पैसे वाला, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो कान इस इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ लेना है। बस वही वाली बात है। तो सिंपल चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, राइस आपको अनपॉलिश लेना है, और अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आपको मिलता है तो आप चावल भी खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी ये आते हैं डिसीज वाइज। अभी जो लोग डायबिटिक है, जिसमें कफ की मात्रा ज्यादा है, मोटे है, वो सप्ते में 1-2 बार दोपहर में चावल ले तो कोई उनको परेशानी नहीं है, तब ले सकते हैं चावल। देखो, जब आप किसी को खींच तान के रखते हो ना, आयुर्वेद ने ये कहा है, आहार ये ऐसी चीज है जो आप सिर्फ मुख से खाते नहीं हो, जो आप आंखों से खाते हो, जो आप नाक से खाते हो। नेत्र भोग उसको बोलते यस, भोजन जो है उसमें सभी इंद्रियां डूबती है, तब वो खाना शरीर में लगता है।
अगर सिर्फ खाना ऐसा हो और मैं सिर्फ खाने के लिए खाऊं और बोलूं मेरा सिर्फ पेट भरने के लिए मैं खा रहा हूँ, तो ये सच्चाई नहीं है। अच्छी जब सुगंध आती है तो खाने का मन करता है। तो इन चीजों का हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। सब्जियों में आप सारी सब्जियां खा सकते हो, लौकी, पेठा, टिंडा, गिलका, तुरई, करेला, गिलोड़ा, ये सारी सब्जियां खा सकते हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कहने वाली कि आपको करना क्या है। हम जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे गिलोड़ाई का एक बेल लगा देना है, एक लौकी का लगा देना है, एक तुरई गिलके का लगा देना है। तो आपको सप्ते में एक बार तो सब्जी खाने के लिए मिलेगी। और ये बेलें चढ़ाने के लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। मैंने भी मेरे घर में चढ़ा के रखी है, तो खुद एटलीस्ट ब खुद सप्ते में चढ़ जाती 2 सब्जियां तो अच्छी मिल जाती है खाने के लिए। है। अच्छा, मैं प्रशांत जी की तरफ जाऊँगा। थोड़ा-सा आहार की बात हो रही है प्रशांत जी, तो अ, हमारे एक परंपरा रही है, सनातन धर्म की तो स्पेशल रही है कि उसमें जब भी हमने आहार लेना है, अब आहार का जो 2 तरह से हमने इसकी तरीके देखे हैं। सबसे पहले जो आहार है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर हम वास्तुकला की बात करें, तो आहार जहाँ लेना है वो रसोई घर में बैठ के, नीचे बैठ के, और चौकी होनी चाहिए सामने, और पूरा परिवार एक ही वहीं बन रहा हो और वहीं खाना खा रहा हो। ये एक सनातन धर्म की परंपरा भी रही है, और इसमें इसके पीछे वास्तुकला भी रही है, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि रसोई जो शब्द है, जहाँ तक मुझे लगता है वो रस रस देने वाला शब्द है रसोई, और जो किचन जो शब्द है वो किच-किच करने वाला शब्द है, हुँ, किचन। तो हम तो रसोई का, और चौका एक बहुत ही पवित्र शब्द है, चूल्हा-चौका जो बोलते थे। चौका एक तो एक्चुअली क्या है कि पहले लोग जब पहले बाहर खाने का कांसेप्ट ही नहीं था। आज से 50-60 साल जा ज अगर पहले जाएँ, तो लोग को मतलब कि सिंपल बात कहा जाए तो पहले के लोग खाते घर में थे और शौच वगैरह बाहर जाते थे, आज उल्टा हो गया है। तो हमारी सब चीज़ें पलटती जा रही, बाहर खाने का कांसेप्ट ही नहीं था, रीज़न भी यही था। लोग ये मानते थे पता नहीं कहाँ पे खाना किस भावना से बन रही है। किसी के घर अगर एक कहानी भी है, कहानी हो सकता है कि रियल इंसिडेंट भी हो, कि एक इंसान कहीं से खा के आया और फिर उसको उसके मन में जब वो किसी दूसरे मेहमान के घर गया, तो उसको कुछ सामान चोरी करने की इच्छा हो रही थी। तो फिर वो समझ नहीं पाया और अपनी वो उससे बात करता अपने दोस्त से, "अरे यार, मैं चोर प्रवृत्ति का तो नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे ये सामान चोरी करने की इच्छा हो रही है, पता नहीं तेरे घर से।" तो वो जो व्यक्ति था थोड़ा आध्यात्मिक विचारधारा का था, उसने पूछा कि तुम क्या करके आए हो पहले ये बताओ, किसके संगति में रह के आए हो? बोला संगति तो कुछ नहीं, सुबह घर से निकला था, हाँ, लेकिन मैं खाना उसके घर पे खा के आया हूँ, हुँ, और वो चोर का घर था। मतलब कुल मिला के बात ये, अगर ये कहानी अगर रियल नहीं भी है तो प्रैक्टिकल तो ज़रूर है, हुँ, कि आप वैसे ही बोलते हैं ना कि फूल बेचने वालों के हाथ में खुशबू शाम में रह जाती है। बात वही कि आप जिस चीज़ से जितने ज़्यादा देर जुड़े रहते हैं, आपके अंदर वो प्रवृत्ति आने लगती है। जी, पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा, दीदी ने जो 1-2 पॉइंट बताए, एक तो जीरा और अजवाइन का जो चाय पीने के लिए बताया, तो जब भी कोई ऐसा काढ़ा बनाएँ, तो 2 चीज़ का विशेष ध्यान रखें, वो मिट्टी या स्टील के बर्तन में हो, और दूसरा आँच कम हो। जब भी हम जीरा या अजवाइन डालें ना, तो उस वक़्त फ्लेम कम हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और शायद उसको थोड़ा देर ढक के छोड़ दें अगर 1-2 मिनट बनाने के बाद, तो वो अच्छा होता है। न्यूट्रिशनिस्ट मैं इस बात को जानता हूँ, तो मैं सोचा यहाँ पे ऐड कर दूँ। हुँ, और दूसरी बात, जो चावल की और गेहूँ की बात हो रही थी, तो जो दीदी ने जैसे ब्राउन राइस बोला, तो कई लोग ये ना समझ लें कि जो मॉल में ब्राउन राइस मिलते हैं उसकी बात की जा रही है। वो वो किसी मैगी चाउमीन से कम नहीं है, वो एक हाइली प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अब वो फूड अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है। जैसे कि अगर मैंने एक प्लास्टिक का आम बना दिया, येलो कलर का फैक्ट्री से बनवा कर ले आया प्लास्टिक का आम, उसपे मैंने फ्लेवर भी डाल दिए आम वाले, स्मेल भी आ रहा है आम का, लेकिन आप तो खा नहीं सकते हो। वो आम की तरह दिख ज़रूर रहा है, आम की तरह स्मेल भी कर रहा है, मैंने उसके साथ कुछ उसमें ऐसे परफ्यूम ऐड कर दिए हैं कि वो आम की तरह सेंट कर रहा है, बट इट्स नॉट अ फूड। बस वो दिख रहा है खाने की तरह, तो आप ये मान लो कि जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकल के आ रही है, बस वो खाने की तरह दिख रही है। हुँ, आपको खाने की तरह भले टेस्ट भी दे सकती है,
लेकिन वो भोजन नहीं है जी आपका। क्योंकि जब प्रकृति ने शरीर को बनाया, तो इस शरीर को क्या चाहिए, वो चीज़ें भी बनाई और वो उसी रूप में बनाया कि जैसे नट और बोल्ट होता है, कि उसी बोल्ट में वो नट फिट होता है। बस उसी तरीक़ा से हमारे शरीर भी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करती है, जो उसी उसी रूप में है जैसा प्रकृति ने बनाया है। ये तो हो गई एक हाँ, एक न्यूट्रिशन की बात। अब दूसरी आते हैं कि जैसा आपने बताया कि खाना कैसे बनाना है और कैसे खाना है। तो उसमें एक चीज़ पहले हमेशा याद रखें कि जब भी हम भोजन बना रहे हैं, तो आपकी मानसिक अवस्था मतलब आपकी स्थिति लगातार आप मंदिर या गुरुद्वारे या जो म मस्जिद या चर्च में जाते हैं, कोई भी धार्मिक उनको स्थान। फॉर दैट हाँ, कोई भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो उनको उस समय शांति महसूस होती है। रीज़न क्या है? आपको ऐसा लगता है कि चलो वो मूर्ति से हमें शांति मिली, तो हो सकता है दूसरे धार्मिक स्थान पे मूर्ति ना हो, फिर भी वहाँ शांति महसूस कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है उसका कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, तो एक हम प्रेम, एक रिस्पेक्ट और एक समर्पण वाली भावना लेके जाते हैं। तो कंटीन्यूअस जो हमसे एनर्जी रेडिएट कर रही होती है, हमारे थॉट्स के रूप में जो एनर्जी रेडिएट कर रही होती है, वो लव, पीस, रिस्पेक्ट, समर्पण ये वाली होती है। तो जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, वो इसी भावना के साथ आते हैं और कंटीन्यूअस वो एनर्जी जब वहाँ के एनवायरनमेंट में जाके मिक्स होती है, तो वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जो कि उस एनर्जी के द्वारा बना होता है। तो ये काम अपने हम घर में क्यों नहीं कर सकते हैं? वही वही रिस्पेक्ट, वही प्रेम, वही समर्पण हम अपने घर के प्रति, अपने भोजन के प्रति, अपने कर्म के प्रति क्यों नहीं कर सकते हैं? जी। आपको क्या श आपको शांति चाहिए, मान लो आपको शांति मिल गई, जैसे मुझे ये मोबाइल मिल गया, मतलब क्या है मोबाइल मेरा हो गया, मतलब ये सदा मेरे साथ है। यही ना हुआ? आपने बोला आपको शांति मिली, अरे मिली नहीं जी सिर्फ़ महसूस हुई, मिलती तो आपके पास साथ सदा रहती वो। तो शांति को सदा रखना और जब हम भोजन बना रहे हैं क्योंकि इस पे भी एक जापान में मैं नाम भूल गया उनका क्योंकि नाम मुझे अक्सर याद नहीं रहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उसने एक म्यूज़ियम में पानी के 3 ग्लासेस रखे थे। एक पे मदर टेरेसा लिखा था, एक पे हिटलर लिखा था, एक पे कुछ नहीं लिखा था। शाम में जब उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा जब उसके क्रिस्टल्स देखे जा रहे थे, तो देखा कि जिस पे मदर टेरेसा लिखा था ना, उसमें बड़े फाइन क्रिस्टल्स बने थे। हिटलर वाले पे बड़े मतलब क्रिस्टल्स बने ही नहीं थे, बड़ा टूटा-फूटा स्ट्रक्चर जैसा बना था और जो पानी प्लेन था वो वैसे रह गया, क्रिस्टल बनते-बनते रह गया था उसमें। तो रीज़न क्या है जब किसी ने मदर टेरेसा बोला, तो उसके अंदर क्या भावना पैदा हुई? ग्रेट लेडी, समाज सेवी, बहुत काम किया, तो वो भावना को पानी ने रिसीव किया। हिटलर बोले क्या हुई? एक नेगेटिव इमेज बना, एक नेगेटिव थॉट पैदा हुआ। पानी को देख के लगा कि ये क्या है? कन्फ्यूज़न वाला लोग ये पानी पे कुछ लिखा क्यों नहीं है? तो तीनों में क्रिस्टल्स अलग बोले, हमारा बॉडी 70% पानी का बना है। आपके थॉट से आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात जब आप भोजन बना रहे होते हैं, तो हर एक चीज़ में पानी तो विद्यमान होता ही होता है। चाहे आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो पानी लगभग रहता है उसमें। आप सोचिए आपके थॉट्स को लगातार वो भोजन एब्ज़ॉर्ब करता जा रहा है और उसके क्रिस्टल्स यानी उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसकी सूक्ष्म ऊर्जा है, वो उसके अनुसार बदल रही है। तो खाना बनाते वक़्त आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए? आप ये मान के चले और आपको एक चीज़ और पता होगा कि महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि कुछ ऋषि में शायद ऋषि दुर्वासा आते हैं पांडवों के पास कि मुझे भूख लगी है, अब हम लोग स्नान करके आ रहे हैं, आप लोग भोजन बना के रखो। अब भोजन के लिए एक दाना बस होता है घर, वहाँ पे तो श्री कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, "क्या बात है? चिंता की क्या बात है?" तो बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे बात हुई है, ऋषि दुर्वासा तो भाई क्रोधित होके श्राप वगैरह दे देंगे, हमारे पास भोजन तो है नहीं और वो लोग भोजन करने आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो एक दाना उठा के उन लोगों की याद में वो दाना अपने पेट में डालते हैं, अपने मुँह में डालते हैं और उनका पेट वहाँ भर जाता है। इससे ये घटना भी प्रैक्टिकल है, जब भी आप भोजन पका रहे हैं, पहला उसे अपने इष्ट देव परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से बनाइए कि आप उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, पहली चीज़। और घर में जितने लोग हैं आपके, ये आपका सेवा स्थान है और आप परमात्मा के उन बच्चों के लिए भोजन एक प्रसाद बना रहे हैं, पहली भावना। भोजन ग्रहण करते वक़्त हम उस परमात्मा को, प्रकृति के पाँचों तत्वों को धन्यवाद दे के और विश्व की सभी आत्माओं के लिए एक संकल्प देके कि ये भोजन हर एक आत्मा के प्रति समर्पित है। कोई भी व्यक्ति
इस धरा पे भोजन के लिए वंचित न रहे। जब आप इस भावना से भोजन ग्रहित करते हैं तो वही हाल होता है कि श्री कृष्ण के मुँह में दाना गया और बाकियों का पेट भरा। ये बाकियों के लिए भी उनके उनके जगह पे जो जो ऊपर हाथ उठा के जो परमात्मा से ये मदद माँग रहे होते हैं, आपके थॉट्स जब लगातार ऐसे संकल्प वातावरण में जाते हैं, तो उनके उनके माँगने का, उनके प्रेयर का रिस्पॉन्ड मिलता है, नेचर देती है उनको। कहीं न कहीं से उनको भी हो सकता है खाने का इंतज़ाम हो जाता हो। तो समर्पण भाव से भोजन बनाएँ और समर्पण भाव से भोजन करें और भोजन करते वक़्त आपकी मानसिक अवस्था बहुत ऊँची हो, पूरा फ़ोकस हो भोजन के ऊपर। रीज़न क्या है उसका? मान लीजिए आपके घर में शाम में 4 बजे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान 2 बजे अचानक से आ जाते हैं, आपका घर नॉक करते हैं। अब आपके घर में कैसी अफ़रा-तफ़री होगी? अरे! सोफ़ा ठीक करो, टीवी बंद करो, ये चीज़ हटाओ, वो चीज़ हटाओ, टेबल ठीक करो। क्योंकि आपने सोचा था 4 बजे आएँगे वो, तो आप प्रिपेयर नहीं थे। मान लो कोई मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। अब क्या होता है कि ब्रेन जो है या बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल या जो भी चेंजेस आ रहे होंगे, जो भी हार्मोनल हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो कैसे आ रहे होंगे जो टीवी में जो सीन्स चल रहे हैं। कोई भूत वाली मूवी है, तो फ़ियर हार्मोन निकल रहा होगा। उस वक़्त आप अचानक से एक निवाला खाना का डालते हो। खाना धम से जाके एकदम से पेट में गिरता है। अब अब वहाँ पे अफ़रा-तफ़री मच जाती है बॉडी के अंदर। ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करो, ऐसे करो, वैसे करो। जब आप एक सेब को देखते हो, तो आप जैसे दीदी ने कहा पहले आँखें उस भोजन को ग्रहण करती है। तो जैसे ही आपने सेब को देखा या कोई सीताफल को देखा, आपने सोचा ये कितना मीठा सीताफल है। उसी वक़्त ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि कोई बहुत मीठी चीज़ आने वाली है। उसने इंसुलिन को मैसेज भेज दिया सिग्नलिंग सिस्टम के थ्रू कि भाई इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर दो, एक बहुत मीठा चीज़ आ रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने लगे, मुँह में सलाइवा आने लग गया। मतलब आपकी बॉडी एक्सेप्ट हो गई उस मेहमान को लेने के लिए अंदर में। और हम लोग अक्सर अब क्या होता है, टीवी देखते-देखते खा रहे हैं, मोबाइल देखते-देखते खा रहे हैं। तो एक तो है जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका ध्यान जिस तरीक़ा से आपकी आँखें देखने का काम करती हैं, आपका मन जो है वो थॉट्स को और वाइब्रेशन को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। तो जिस भोजन को मान लो कि हमने बहुत पवित्र विचारधारा से बनाया, लेकिन हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं, तो आपका मन टीवी देख रहा है, तो आपका मन उन वाइब्रेशंस को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि वो किसी और काम में बिज़ी है। तो तन, मन दोनों के लिए जैसा अन्न वैसा मन। यानी और अगर जब भोजन हमारे सामने पक के थाली में रख के सामने आ गया, तो हुँ, शुरू तो हमने तब करना है ना, तो क्या करना? हाँ, हाँ, तो वही जब आपके थाली में आ गया, तो सबसे पहले तो एक तो जिन्होंने भोजन बनाया उस वो भी परमात्मा की याद में दृष्टि देते हुए, चार्ज करते हुए, इंटेंट डालते हुए, अभिमंत्रित करते हुए, जो जिस भाषा को समझ रहे हैं मैं सब बता रहा हूँ। या तो चार्ज करें यानी कि ये परम पवित्र भोजन है। ये भोजन परमात्मा के प्रति समर्पित है। ये आप खाना बनाते वक़्त ये रहे कि यहाँ पे परमात्मा के जितने बच्चे हैं उन सबको ये भोजन संपूर्ण स्वास्थ्य देगा। ये स्वयं परमात्मा की नज़र इस पे पड़ी है। इससे सर्वोच्च भोजन कुछ हो ही नहीं सकता है। एक तो पहले भोजन बनाते वक़्त ये भावना रहे, जब भोजन आपके थाली में आ जाए, तो आप भोजन को वापस से इंटेंट दें, वापस से चार्ज करें भोजन को कि ये परमात्मा प्रसाद है जो मेरे लिए है। तो हर एक आत्मा के प्रति ये प्रसाद पहुँचे, हर एक का हक है परमात्मा के ऊपर। और परमात्मा की याद में रह के, उस निराकार या अपने इष्ट देव की याद में रह के, मानो कि उनसे शक्ति आप तक आ रही है और आपसे निकल के भोजन में जा रही है। मतलब एक लाइट आ रही है और आपके नैनों से, आपके मस्तक से निकल के उस भोजन पे जा रही है, कि ये भोजन परम पवित्र है। ये मेरे तन, मन और मेरे घर के सारे जन को संपूर्ण स्वस्थ प्रदान करेगा। विश्व की समस्त आत्माओं के लिए ये बहुत ही लाभदायक ये औषधि है, ये परमात्म प्रसाद है। जिस पे स्वयं भगवान की नज़र पड़ी हो, वो चीज़ कितना श्रेष्ठ होगा। जब ऐसे श्रेष्ठ आप इंटेंट डालते हैं खा उस भोजन के ऊपर, तो भोजन प्रसाद बन जाता है। वो चार्ज फूड ये मतलब जो कहते हैं कि वो फिज़िकल फूड से एक क्वांटम फूड बन जाता है वो। तो इसका एक अलग इफ़ेक्ट है और इसका एक स्वाद अलग है, इसका एक मज़ा भी अलग है, आनंद है, मज़ा तो नहीं आनंद कहेंगे यहाँ पे। जी, जी, जी। जी, जी, डॉक्टर सजला, अब हमने भोजन की जो बात प्रशांत जी ने बताई है, क्या आप उससे सहमत हैं कि भोजन ऐसे ही करना चाहिए? इसमें आयुर्वेद में एक छोटा-सा श्लोक बोला है, तन मना भुंजीत। हुँ, तन मना भुंजीत मतलब तन और मन एक जगह पे हो भोजन करते समय। हुँ,
तो उनका भी कहना यही था, जब इंद्रियां जो रहती है, भोजन करते समय सभी लोग अवेलेबल रहते हैं, तो वो खाना तृप्ति से आप सेवन करते हो। मन के आयुर्वेद में गुण बताए हैं, अनुत्व और एकत्व। मन हमेशा एक समय पे एक ही जगह पे रह सकता है। भले हम लोग सभी लोग मल्टीटास्किंग बन गए हैं, तो मन लेकिन एक समय पे एक चीजों पे ही ध्यान उसका रहता है। जब आपका टीवी की तरफ ध्यान रहेगा तो पेट की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए आजकल का मोटापा का जो रीजन है, मेनली चाइल्ड ओबेसिटी का मेन रीजन यही है। टीवी के सामने कार्टून देखते समय बच्चा खा रहा है, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कितना खा रहा हूं मैं, पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, क्योंकि तृप्ति तो हो नहीं रही है। तो और इसीलिए कई लोग तो ये भी बोल देते हैं डॉक्टर साहब, कई लोग तो ये भी बोल देते हैं मैंने खाना खा लिया, अभी कितना खाया था मैंने, तो यही नहीं पता क्या चलता। खाया? हाँ सही बात। हाँ, तो इसीलिए तन मना भुंजीत, तन और मन वहां पे दोनों हो, तब वो खाना आपके लिए तृप्तिकर होगा। इसके बाद आयुर्वेद ने बताया है उष्णम अश्नियात। इसका मतलब है खाना जो आप ग्रहण करेंगे वो हमेशा गर्म खाना सेवन करेंगे। भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप भोजन सेवन करते हैं तो उसको सात्विक अन्न कहा जाता है। आयुर्वेद ने कैटेगरीज बताई हुई है, सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न। तो इसलिए भोजन जब भी बनाए तो 3 घंटे के अंदर उसको सेवन कर ले तो काफी अच्छा है। बट आजकल पॉसिबल नहीं होता है, तो कम से कम इतना ध्यान रखे, सूर्योदय में बनाया हुआ भोजन सूर्यास्त तक खत्म कर दे। अच्छा एक बात है, अभी मैं आपको रोकूंगा यार, बहुत सारे लोगों की अंदर जो है वो मंद अग्नि की समस्या है। तो उनको जो है वो अपनी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, खाने के को हजम करने, क्या करना चाहिए? क्या उनको एप्पल साइडर विनेगर काम करेगा जो अंदर अग्नि का बढ़ाने का काम करेगा? सिंपल है, आपको अभी ही बताया था कि जस्ट उनको क्या करना है, अदरक लेना है, सेंधा नमक लेना है और नींबू रस लेना है। ये क्लियर कट वर्णन आयुर्वेद में आया हुआ है जो मैं बता रही हूँ। तो अदरक के आप चिप्स कर दो, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल दो, उसमें नींबू रस 1-2 निचोड़ रस उसमें डाल दो और उसको आप चूसो, हम्म। तो ये अग्नि का वर्धन करेगा। चटनी के रूप में भी ले सकते हैं इनको, इनको साथ में और भोजन चटनी के रूप में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। में। चटनी इसमें बना मतलब के धनिया, लीजिए, उसमें धनिया थोड़ा पुदीना, पुदीना डाल दीजिए, धनिया डाल धनिया दीजिए। पुदीना, धनिया पुदीना डाल के उसमें ये चीजें डाल के चटनी के रूप में साथ में भी खा सकते हैं भोजन। आपको पता था पहले अपनी जो थाली थी उसमें ये सारे आइटम्स थे, बिल्कुल। तो काम क्या था, तो उसमें आयुर्वेद में बताया है कुछ आइटम्स जो रहते हैं वो दांत से खाने वाले रहते हैं, उसको खाद्य कहा जाता है। कुछ चूसने वाले रहते हैं, उसको चोष्य कहा जाता है। कुछ चाटने वाले आइटम रहते हैं, उसको लेह कहा जाता है। तो ये ऐसे खाने के आइटम्स के ऊपर भी उनकी विधियां क्या काम करती है वो भी चीजें बताई गई है। और इसीलिए थाली जो बताई गई है, प्रॉपर थाली अगर देखोगे आप, तो दाल चावल, और चावल के ऊपर खास करके घी डाला जाता था पहले के जमाने में। साइड में अचार रखा जाता था, पापड़ रखा जाता था, सलाद रखा जाता था, सब चीजें ऐसी रखी थी। ऐसे हर एक थाली का महत्व है। कभी आपको बताएंगे कि थाली में हर चीज ऐसी क्यों रखी जाती थी और वो कौन से साइड में रखी जाती थी, उसका भी महत्व है। राइट की चीज राइट में ही रखते थे, लेफ्ट की चीज लेफ्ट में ही रखते थे। बहुत जगह पे अभी ऐसा खाना नहीं परोसा जाता है, ये अलग टॉपिक है। जी। भी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जी। आपने मंदाग्नि के लिए बोला, तो वो ऐसी चीज कर सकते हैं। और मंदाग्नि वाला क्या करे, एक दिन फास्टिंग कर ले तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अच्छा। और उस दिन वो ये अदरक वाला भी प्रयोग करे, धनिया का पानी पिए, जीरा शुंठी का पानी पिए, अजवाइन का पानी पिए। ये जो सारी चीजें है ना, ये गर्म चीजें हैं। अभी आपको आपके टॉपिक के बता देती हूँ। मंदाग्नि हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है, पंच महाभूतों में अग्नि तत्व कम हो गया है। कम हो गया। अग्नि तत्व कम हो गया मतलब वहां पे एक तो जल तत्व बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि खाना हजम करने के लिए 3 जन लगते हैं। एक पित्त लगता है, पाचक पित्त, जो हजम करेगा खाना, ओके, उसको। दूसरा वो चीज ऑयल, मतलब वो चीज में लिक्विड होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे कफ लगता है। और वात, कोई भी अग्नि बढ़ाने के लिए हवा जब डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये तीनों जन वहां पे चाहिए रहते हैं। तो ये तीनों जन रहने के लिए अगर जिनकी मंदाग्नि है, इसका मतलब वहां पे हवा की कमी है, वहां पे अग्नि की कमी है। तो इसीलिए जो गर्म चीजें अगर आप खा लोगे तो उनका काम बन जाएगा। और इनको बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। पहले ही मेरी अग्नि कम है, लेकिन
मुझे कोई चीज मैंने देखी, मैंने बोली ना, एक चीज पेट की होती है और एक चीज आंखों की होती है। बिल्कुल। कभी हम देख लेते हैं, कोई अच्छी चीज लेते हैं, पेट भरा हुआ रहता है, लेकिन चीज देख लेते हैं जो भूख लग जाती है। तो इसको कंट्रोल करने वाली बात रहती है, और ये हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बीमारी होती है। और इसको आयुर्वेद में बोला जाता है प्रज्ञा अपराध। मतलब जो बुद्धि के द्वारा अपराध इस तरीके से जब हो जाता है, तब व्यक्ति बीमार हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर के बारे में आप कुछ बताया नहीं कि एप्पल साइडर विनेगर चलेगा अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं है अंदर? मुझे एक बात बताइए, एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है? सेब सेब से बनता है, उसको गला के उसको। अगर वो प्रॉपर विधि से बन रहा है तो आप ले सकते हैं, वो अम्ल रस है। लेकिन उसमें सिर्फ अम्ल रस है। अम्ल रस जो बताया गया है, जैसे वो ना मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसेला, और जैसे ये जो अम्ल रस है, ऐसे 6 रस होते हैं। तो इसमें अम्ल रस जो रहता है वो अग्नि प्रदीप्तिकर होता है, अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, और उसके साथ साथ वो वात जो बढ़ा हुआ गैसेस जो है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉब्लम ये है खट्टे रस की, वो शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इसीलिए स्किन डिसीज में आयुर्वेद में खट्टा खाने के लिए जो मना करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि पानी की मात्रा अगर बढ़ गई तो खुजली बढ़ जाएगी व्यक्ति की, ये वाली बात। चलिए, भोजन के जो सुबह का भोजन है उसमें कुछ रह गया है? सवेरे का जो भोजन है आपका देखा जाएगा तो आप भरपेट भोजन करेंगे सवेरे। जिनको 2 टाइम्स मील बताया गया है, जैसे कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है, मंदाग्नि है, वो 2 बार भोजन करेगा। तो खाने में उसके सभी चीजें रहेगी। जैसे पहले वो अदरक अदरक खा लेगा, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या सेंधा नमक ये चीजें डालेगा, सलाद खाएगा। अभी इसमें भी टॉपिक है, सलाद कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। कच्चा सलाद, ठीक है, ये बिल्कुल, आप ये भी बता दें, ये भी बता यस, दें। हाँ। तो कच्चा सलाद किसको खाना है, पहले देखना है मेरी अग्नि उसको पचाने के लायक है या नहीं है। पता कैसे चलेगा? आपका मल आपको बता देगा। अगर कच्ची चीज खाने के बाद में मल में वैसे के वैसे चीज जा रही है, तो इसमें 2 टॉपिक रहते हैं। एक तो आपने चबाया नहीं है, या आपकी अग्नि मंद है। ठीक है, कई लोग रहते हैं टीवी देखते हुए तो खाते ही है, लेकिन फटाफट खाना खा लेते हैं। हमने ऐसे भी लोगों को देखा, 4-5 मिनट में खाना कंप्लीट, पूरी एक थाली बची हुई खत्म। 20 मिनट लगते हैं मेरे को खाना खाने में, 20 मिनट। लगने चाहिए, इससे ज्यादा भी समय नहीं लगने चाहिए कि जो बहुत टाइम पास करके खाना खा रहे हैं, वैसे भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर मैं रोटी खा रहा हूँ तो मेरे को 20 मिनट लगते हैं, एक रोटी को आराम से खाता बस, तो आराम से खाना चबा चबा कर आपको खाना है, तो आपको वो मल में जाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लिक्विड स्टूल पास हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आपको कच्चा सलाद हजम नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय सलाद को हल्का सा स्टीम करके अगर आप लेंगे कुछ समय, कुछ दिनों के लिए, और उसमें अगर आप अदरक भी ले लेते हैं, जीरा अजवाइन का पानी ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो मल है वो फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्म स्टूल हो जाएगा। जिसको आप समझने के लिए बोल सकते हैं बनाना लाइक स्ट्रक्चर में स्टूल जिस दिन पास होना चालू हो जाएगा, उस दिन आप समझ लेना कि मुझे कच्चा हजम हो जाएगा। उस दिन से आप कच्चा खाना शुरू कर देना। अभी आते हैं अंकुरित पर, जो भी आजकल बहुत बड़ा टॉपिक है। अंकुरित, आयुर्वेद में अंकुरित को विरूढ़ धान्य बोला गया है, विरूढ़ धान्य बताया गया है। आयुर्वेद का कहना है अंकुरित अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते हो तो दृष्टिमांद्य होता है। आजकल देखा जाता है कि बच्चों में चश्मे बहुत जल्दी लग रहे हैं, तो आयुर्वेद का कहना है वो भी उसका एक कारण है। आप जितने भी बोर्मिटास, जितने भी हॉर्लिक्स, जितने भी बनते हैं, सब में अंकुरित यूज किया जाता है। उसका आयुर्वेद का लॉजिक मैं बताती हूँ क्या है। मुझे एक बात बताइए, सिंपल अगर मैं मूंग गला देती हूँ तो दूसरे दिन वो पानी पी के फूल के रेडी हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। उसको अगर हम रखते हैं और उसमें थोड़ा सा अग्नि मतलब कपड़े में बांध के अगर उसको रखते हैं, तो वो क्या करता है, अंकुरित हो जाता है। ये अंकुरित होने की प्रक्रिया है। एक अंकुरित मूंग अगर आप जमीन में बो देते हो, तो उसमें हजारों मूंगों को उत्पत्ति करने का साहस है, ताकत है। लेकिन अगर एक प्लेन मूंग उत्पत्ति कर सकता है इतनी हजारों बिना अंकुरित के? नहीं कर सकता। इसका कारण है जो अंकुर है वो उसमें ताकत काफी ज्यादा है। तो पहले आप चेक करिए वो अंकुरित खाने का आपके शरीर में ताकत है या नहीं है। अगर आपके शरीर में ताकत है तो आप जरूर खाइए।
आयुर्वेद में नित्य सेवनीय आहार में मूंग का वर्णन आया हुआ है। हरा मूंग जो है, ग्रीन ग्राम जो जिसको बोलते हैं, उसका वर्णन आया है, जो आप एवरीडे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एवरीडे में भिगोया हुआ खा सकते हो, भिगोया हुआ हल्का स्टीम किया हुआ आप खा सकते हो। अंकुरित किया हुआ आप एवरीडे आयुर्वेद के हिसाब से नहीं खा सकते हो। उसका कारण यही है, अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आप जरूर खाइए, लेकिन जो मंदाग्नि वाला व्यक्ति है उसकी पहले ही अग्नि खराब है और ऊपर से वो इतना स्ट्रॉन्ग, जिसमें बहुत एनर्जी वाला आहार अगर लेना चाहेगा तो वो उसको हजम नहीं कर पाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल है, मेरी अग्नि अगर कम है और उसमें मैं ज्यादा हेवी चीज अगर डाल रहा हूं तो वो अग्नि और मंद हो जाएगी, वो उसको हजम नहीं कर सकती है, पचा नहीं सकती है। तो पहले मुझे मेरी अग्नि को ज्यादा मात्रा में प्रज्वलित करना चाहिए और फिर ऐसी चीजों को मुझे ग्रहण करना चाहिए। ये अंकुरित के बारे में है। जब आपका स्टूल प्रॉपरली बनाना लाइक स्ट्रक्चर में आना शुरू हो जाए, उस दिन आप कच्चा खाना शुरू कर देना, उस दिन आप अंकुरित खाना शुरू कर देना। लेकिन उसके पहले जो भी आप खाओगे वो स्टीम खाओगे। अभी आप मुझे कहोगे कच्चे में टमाटर और ककड़ी, टमाटर और ककड़ी आप कभी भी कच्ची खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर टमाटर का छिलका जो होता है वो काफी हार्ड होता है, वो अंदर हजम नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर अगर चबाया हुआ है और अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो वो छिलका आपके मोशन से निकलेगा नहीं। अदरवाइज टमाटर के छिलके निकलेंगे, आलू के छिलके निकलेंगे, एवन भिंडी के बीज निकलेंगे, पालक मेथी के पत्ते तक निकल जाएंगे। इसका मेन कारण है प्रॉपरली नहीं चबाना और दूसरा आपकी अग्नि का मंद रहना। ठीक है, अभी ड्राई फ्रूट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे हमें ड्राई फ्रूट्स के बारे में। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ड्राई फ्रूट जो है वो, अच्छा ड्राई फ्रूट कब खाना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है उसमें बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे विटामिन और सबसे ज्यादा उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक खाने का समय होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे समय में खाएंगे जब वो हमें हजम ही ना हो पा रहा है प्रॉपर, तो फिर वो गड़बड़ करेगा। तो कब खाना है? वैसे अगर उसको सवेरे खाया जाता है तो वो काफी अच्छा काम करता है। और दूसरा उसका समय है दोपहर का, मतलब जब आपका भोजन हजम हुआ रहता है तो 4 या 5 बजे के करीब भी आप खा सकते हो। यानी मैं ठीक क्वांटिटी सबसे, यस, मैं सुबह क्वांटिटी ले सब, हाँ, सुबह ले यस, क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग मुट्ठी मुट्ठी भर के खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो इतनी क्वांटिटी शरीर के लिए नेसेसरी नहीं रहती है। मुझे एक बात बताइए, हम काम ही कितना कर रहे हैं जो हम इतना कैलोरीज शरीर को खिलाए? क्या हम ये खेतों में जाके हल चला रहे हैं जो धूप में डाल के मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा ज्यादा धूप गिर रही है और मुझे बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा है? हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? एसी के बीच में हम बैठेंगे, खास करके आईटी प्रोफेशनल्स एसी में काम करेंगे और बैठा हुआ काम करेंगे, तो आपको और मुझे भूख कितनी लगेगी? तो जितनी भूख लगेगी उतना ही खाना खाओगे ना। एक्स्ट्रा खाना खाओगे तो फिर उसको हजम भी तो करना पड़ेगा, फिर उसका फैट भी तो जमेगा। बैंक बैलेंस इकट्ठा शरीर का काम है, अगर आपने एक्स्ट्रा खिला दिया तो बेचारा बैंक बैलेंस में डिपॉजिट करता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से बात है। अभी ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या चीजें खा सकते हो? ड्राई फ्रूट्स में तो मोस्ट ऑफ आप चीजें खा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, जो व्यक्ति गर्म मिजाज है, तो उसने काजू जो रहेंगे वो कम से कम खाने हैं। वैसे काजू एवरीडे खाने के लिए नहीं है। आयुर्वेद का कहना है ड्राई फ्रूट्स भी एवरीडे खाने के लिए नहीं है, सिर्फ किशमिश और मुनक्का छोड़ के। अच्छा। किशमिश और मुनक्का ऐसी चीज है आयुर्वेद के हिसाब से जो आप एवरीडे खा सकते हो, कोई बट परेशानी नहीं। कितनी दिन बाद खा सकते हैं? अगर खाना है तो कितने दिन बाद खा सकते हैं? किशमिश और मुनक्का सवेरे आप खाली पेट ले सकते हो और नहीं, शाम मैं को चार उसकी पाँच बात बजे के करीब ले सकते हो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ड्राई फ्रूट, दूसरे ड्राई फ्रूट। ओके, ड्राई फ्रूट्स की अभी जैसे अभी बादाम है तो 4-5 बादाम आपने ले लिए, और ये जो अखरोट आता है हाफ अखरोट ले लिया, तो उतना इनफ हो जाता है। एवरीडे काजू लेने की जरूरत नहीं है। पिस्ता, ये भी चीजें एवरीडे खाने की चीजें नहीं है। अगर चार खानी मगज, है 1 या 2 मात्रा में आपने ले लिया। चार किशमिश मगज, आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। किशमिश नहीं वो 15, चार 20, 25। हाँ जी, चार मगज मगज होते हैं, जो बीज होते हैं, बीज के। मगज बीज भी अच्छे होते हैं, वो आप ले सकते हो। 1 स्पून तक मगज बीज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भिगो के इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगज बीज है, सूर्यमुखी के बीज है, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनका प्रयोग क्यों किया जाता था, पहले तिल भी खाया जाता था, अगर आपको पता होगा। आजकल बिल्कुल, सब तिल, अलसी, ज्यादा खाते हैं, अलसी जो है ये खाए जाते खाए जाते थे।
तो इसमें ऑयल कंटेंट जो रहता था वो ज्यादा रहता था, तो इसीलिए ये खाए जाते थे। तो तिल भी आप खा सकते हो। तिलों में सबसे तिल में श्रेष्ठ माना जाता है काला तिल। हम्म, तो काला तिल भी हल्का सा आप भून के आप खा सकते हो। सिर्फ काला तिल का इतना ही ध्यान रखना है कि जिनको स्किन डिसीजेस है उन्होंने काला तिल ज्यादा नहीं खाना है। कभी कभार खाना ठीक बात, एवरीडे खाना नेसेसरी नहीं। जी, मुझे लगता है कि ये सेशन जो है वो समय अब इसकी इजाज़त ज़्यादा नहीं दे रहा है। आहार टॉपिक ही ऐसा है, जीवन खाने के लिए बना है, इतना सारा प्रकृति में है तो क्या बात करें। अभी तो हालात ये हो गए डॉक्टर साहब कि ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है वो धरती पे अन्न मुकाने के लिए आया हुआ है। तो मतलब इतना खा रहा है कि इतिहास में इतना कभी नहीं खाया होगा। नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ इतना हो गया है कि उसका नंबर ऑफ टाइम्स खाना बढ़ गया है, हुँ, वो हो गया है। वो अगर कम हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी, हमने आहार पे बात खाना तो कर ली। खाना ही है, खाना तो खाना ही है, हमें यहाँ पेट पे भगवान ने इसीलिए ही दिया है। जी, जी, जी। यहाँ पे सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि दीदी ने बताया 3 घंटे तक के अंदर खा लो। उसका रीज़न क्या होता है, अगर हम उसको कुछ सूक्ष्म ऊर्जा के ऊपर या स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के ऊपर देखें, तो जब आपने भोजन ग्रहण किया, तो आपके थॉट्स ने उस भोजन की ऊर्जा को बनाया। लेकिन भोजन को जब आपने बना लिया, तो वो वातावरण की भी ऊर्जा को भी तो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा ना। तो जी, आपके वातावरण में नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। आस-पास में जो चल रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करता रहता है। तो कुछ घंटों के बाद या कुछ समय के बाद जो जिस इंटेंशन से आपने बनाया था, वो धीरे-धीरे वो विलुप्त होके नेगेटिविटीज़ हावी हो जाती हैं, क्योंकि नकारात्मकता का कोई स्रोत नहीं होता है, सकारात्मकता का है। जैसे रोशनी का स्रोत होता है, अंधकार का कोई स्रोत नहीं है। हुँ, उसी प्रकार वो एक तो नेगेटिविटी पहले से बहुत ज़्यादा है। तो आपकी पॉज़िटिविटी स्ट्रगल कर रही है अपने आप को सेफ रखने का, लेकिन वो धीरे-धीरे उसको एब्ज़ॉर्ब करता जाता है और वो खाना फिर जिस हिसाब से आपने बनाया था वैसा रह नहीं जाता है। इसलिए उसका उसके पीछे का साइंस ये है कि आप उसको उस तरीके से खाएँ। और दीदी एक सर का जो सवाल था वो अधूरा रह गया। सर ये पूछ रहे थे, जैसे मान लो काजू खाना है या छुहाड़ा खाना है या डेट्स खाने हैं, तो हम हफ्ते में कितनी बार खा सकते हैं या हाँ, कितने दिन के गैप में खाएँ? ये सर पूछ रहे थे सर। जी, जी। ओके ओके ओके। इनको अगर आपको खाना है तो आप अल्टरनेट डे 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के ऐसे खा सकते हो। छुआरा भी आप एवरीडे खा सकते हो, छुआरा में भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो भी आपको चल जाता है। सिर्फ छुआरे के लिए बोला जाता है आयुर्वेद में कि वो गर्म रहता है तो उसको पानी में भिगो के खाना चाहिए। भिगो के खाना चाहिए। हाँ, सारे रात को ड्राई आप फ्रूट्स। भिगो दो, सवेरे आप खाओ छुआरा। अच्छा, तो उसकी अग्नि प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। यस, उसकी अग्नि प्रवृत्ति कम हो जाती है, तो इसके कारण इवन तो मुनक्का वो कितने पीस खाने हैं? 2 या 3 पीस इनफ हो जाते हैं। तो मुनक्का? मुनक्का जो है वो हम शरीर के अकॉर्डिंगली बताते हैं, 15 से 40-50 तक भी मुनक्का एट अ टाइम खा सकते हैं आप। मेरे जैसे शरीर वाले आदमी को मतलब 6 फुट का हूँ। अकॉर्डिंग मतलब जैसे अग्नि अगर अच्छी है और शरीर में ठीक है तो आप 15-25 खा ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। 6 फुट 1 उसको इंच भी का तो हूँ तो भिगोना मेरा पड़ेगा ना? हाँ, भिगो के आप ले सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट भिगो के लेना धो चाहिए के सर। भिगो के ले सकते भिगो हो। भिगो के ले सकते हमने आज हैं। और एक तो अच्छा जिस टॉपिक जिस बोला था। जिस जिस हाँ जी, पानी में हमने भिगोना है वो पानी फेंक देना है कि पानी भी पी लेना है? मुनक्के वाला तो अगर पानी पी आपने सकते हैं, यस अगर आपने मुनक्का धो के अगर डाली है तो पानी पिया जा सकता है, कोई पानी दिक्कत पिया नहीं। सकते हैं। लेकिन बादाम और 4 मगज वाला जो है वो हमने फेंक देना वो तो फेंक देना पड़ता है। बादाम के छिलके हमेशा उतारने हैं। है। बिल्कुल, बादाम का छिलका जो रहता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल। और बादाम जो है, बादाम और 4 मगज ये जो भिगोना है, ये हम नींबू और नमक डाल के इसमें भिगोएँगे तो ज़्यादा बेटर है। कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में आप भिगो सकते हैं, जी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, मुझे लगता है कि आज दर्शक जो है वो कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं और नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये दिनचर्या की बातें हैं। दिनचर्या जो है वो कैसी होनी चाहिए? जाते-जाते थोड़ा-सा मैं प्रशांत जी से ये जानना चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि है तो समय बहुत कम है कि जो हम खाया, वो खाते-खाते हमने कुछ ऐसा मतलब दूसरी चीज़ों से तो हमने ध्यान हटाना है। तो क्या खाने के ऊपर ध्यान लगा के हमने ये सोचना है कि अंदर जा रहा है जो हमें एनर्जी देगा या हमें हमारी हीलिंग करेगा? हुँ। देखिए सर, खा एक तो नॉर्मल भाषा में बोले तो खाने को एन्जॉय करते हुए खाना है। स्ट्रेसफुल वे में नहीं खाना। जैसे मान लो कि आप चंडीगढ़ से कहीं जा रहे हो, देहरादून जा रहे हो,
तो एक होता है कि आप ड्राइविंग को एन्जॉय करते हुए जा रहे हो, एक है कि किसी से कॉम्पिटिशन करते हुए आपने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई। चलो आप जीत भी गए, लेकिन व्हाट वाज़ द क्वालिटी ऑफ जर्नी? कितना स्ट्रेसफुल था वो। तो आप तो एन्जॉयमेंट भूल ही गए। तो जब भी आप भोजन कर रहे हो, पहली चीज़ बाकी चीज़ ध्यान नहीं रहना चाहिए और आप गुस्से में या दुःख में हो, तो खाना आपका देर से पचेगा। खुशी से खा रहे हो, खाना आपका जल्दी पचेगा। तो आपको खाने को एन्जॉय करते हुए आपके संकल्प ऐसे होने चाहिए, जैसे आप अपने इष्ट देव के साथ बैठ के भोजन कर रहे हो। तो क्या वो बात स्थिति कैसी होगी कि मतलब जैसे अगर आपके सामने अगर आपको ये सौभाग्य मिले किसी तरह टाइम ट्रैवलिंग के द्वारा कैसे भी कि आप गुरु नानक देव जी के सामने बैठ के उनके साथ एक ही थाली में खा रहे हो। बताओ वो उस एक पल के लिए आप क्या कुछ चुकाने को तैयार नहीं हो है, जाओगे? ज़िंदगी समर्पित करने के लिए तैयार हो। तो वही कह रहे हैं तो वो भावना, वो विज़ुअलाइज़ेशन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आखिर बाहर की दुनिया में ना सही हम भीतर की दुनिया में तो वो जीवन जी ही सकते हैं ना। तो तो हम सपने हम उसी और भी जीवन में तो लेते जीते हैं ना, सपने हम और भी तो लेते हैं ना, हम ये हाँ, करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये खाने वक़्त हम सपना क्यों ले सकते हैं? हम उसमें वही विज़ुअलाइज़ेशन कह क्यों कर हाँ, सकते हैं? तो वो अवस्था होनी चाहिए हमारी और वो और ये देखिए कि हम उनके साथ कहाँ रहे हैं तो इससे सर्वात्माओं तक वो भोजन की जो एनर्जी वो पहुँच रही है। तो कोई भी अन्न के बिना वो नहीं है तो मतलब आपको जो संतुष्टि होगी कि भाई मतलब खा आप रहे हैं, भोजन आप ले रहे हैं, लेकिन किनके साथ ले रहे हैं और किनके लिए ले रहे हैं। मतलब भोजन भी समर्पण से लेना है और उसी समय आप उस हिसाब से ले तो मतलब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, मतलब अभी तक आपने मज़ा महसूस किया है। मतलब आपने अभी तक एक बगीचे का फ़ोटो देख के आप खुश हुए हो रहे हैं। जब उस बगीचे में जाएँगे मतलब आपको अगर मैंने एक बगीचे का फ़ोटो दिखाया, आपको बड़ा मज़ा आया, बहुत खूबसूरत है। अगर सच में मैं आपको उस बगीचे में लेके चला जाता हूँ, तो खुशी फ़र्क होगा दोनों खुशी में। तो बिल्कुल, आप उस आनंद में जीने लगेंगे, जो आप अभी तक सिर्फ़ फ़ोटो देख के ही आप खुश हैं उस चीज़ मतलब जो जिनको आप बातें जिनको सुन वो के खुशी लेनी है, वो जाएँगे शालीमार गार्डन जो है वो कश्मीर में, वो जो खुशी लेनी है वो जाएँगे मसूरी के जो है वो गार्डन में जो वहाँ के फूल वाला गार्डन है। तो वो खुशी जो है वो तस्वीर देख के नहीं होगी। वही क्या जो आप बातें सुन के जो अभी महसूसता कर रहे हैं, जब आप इस जीवन को जीने लगेंगे, वो महसूसता अभी से कितनी मैग्नीफाइड होगी आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं अभी। अभी आपने सिर्फ़ फ़ोटो देखा है, बगीचे में जाना बाकी है आपका अभी। बिल्कुल, बगीचे में जाना बाकी है। हम लोग जाते-जाते हम लोग ये भी बता दें कि एक चीज़ जो खाने वाली बात हुई थी मेरे दिमाग में आया, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की मानते हैं, मैं नहीं जानता कि सभी मानते हैं, लेकिन खाने का जो एक एक तरीका होता है, जो मैंने रसोई में बैठ के खाने की बात कही है। अ, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, जो लोग वास्तुकला को मानते हैं, तो उनका ये कहना है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो जैसे राहु प्लैनेट है, तो वो अगर नेगेटिव हो तो अगर रसोई में बैठ के खाना खाए तो उसका वो उपाय भी बताया जाता है, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। उनको ये उपाय भी बताया जाता है कि रसोई घर में बैठ के खाया जाए। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये थोड़ा-सा डिस्कस की बात है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने आपका बहुत समय ले लिया आज और मुझे लगता है कि ज्ञान की बातें ऐसे ही जारी रहेंगी। कल इसी वक़्त जो है हम लोग फिर यहीं से आगे चर्चा बढ़ाएँगे। आपका बहुत-बहुत हाँ, मुझे लास्ट का मेरा अनाउंसमेंट फिर हाँ, रह ये गया। अनाउंसमेंट फिर रह गया। चलो हाँ, हाँ, बिल्कुल। नंबर हाँ, बता दीजिए। देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि मैं आपका इंतज़ार करता हूँ और बहुत सारे भाई-बहन आपका इंतज़ार करते हैं शाम 7 बजे ज़ूम मीटिंग पे, जहाँ पे जो बातें हम कह रहे हैं, उसकी विज़ुअलाइज़ेशन में या उस जीवन की तरफ कैसे बढ़े। हमें पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद हम गुस्सा करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, ज्ञान तो है, शक्ति नहीं है। तो शक्ति उस सर्वशक्तिमान से ही मिलेगी। तो इसके लिए हम जो 7 बजे एनर्जी हीलिंग का सेशन जो रखते हैं हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग कैसे कनेक्ट करेंगे और हमारे अंदर हीलिंग कैसे आएगी, उस परमात्म शक्ति को कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको मुझे सिर्फ़ एक छोटा-सा मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 9168496060 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9168496060 इस पे सिर्फ़ आप नाम और एड्रेस मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपने लिस्ट में ऐड कर लूँगा और आपको फ्री जैसे निःशुल्क सब लोग नहीं समझते हैं तो फ्री, मुफ़्त या जैसा भी हो सदा के लिए और सभी के लिए फ्री है। वो आपको वो ज़ूम लिंक चला जाएगा जिससे आप 7 बजे हमसे जुड़ सकते हैं और आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे हेल्थ केयर में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम साथ-साथ हेल्थ केयर का भी काम करते हैं। तो 9168406060 इस पे कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। धन्यवाद, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको दर्शकों को जो आपने ये नंबर बताए, आप जानकारी दी है, उनको भी पसंद आई होगी, उनको नोट कर लिया होगा और वो इस फ्री सेशन को, ये मुफ्त सेशन को, ये निःशुल्क सेशन को जो है वो इसमें
पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर जो है वो आपसे संपर्क करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों से निवेदन है कि फटाफट से फोन उठाइए, इसको फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी अपनी दिनचर्या को चेंज करें, मनचर्या को चेंज करें, अपने जो है वो जो त्रुटियां हैं आपके आहार करने में, जो त्रुटियां हैं आपकी दिनचर्या और मनचर्या में, उनको आप दूर करें। अगर आप अपने लिए ये सोचते हैं कि आप अपने आप को जो सुधारें, तो आप अपने अपनों को सुधारना चाहते हैं, अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, अपने पूरे देश को सुधारना चाहते हैं, जो विश्व कल्याण की बात सोचते हैं, वो विश्व को सुधारना जरूर चाहेंगे, और ये वीडियो उनके लिए बहुत जो है वो काम आने वाली है। तो अगर जितनी ज्यादा इसको शेयर करेंगे उनकी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। चंद लोग भी अगर इसका फायदा उठा के अपने दिनचर्या और मनचर्या को बदल कर अगर सही कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाजत। धन्यवाद।